मल्टीमीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जीआई टैग। हम स्पेशली यूपी के जीआई टैग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया और इसके फायदे क्या हैं। इसके जो भी फायदे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबली भी हम देखेंगे, इंटरनेशनली भी, कि ये कैसे कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे इसे रजिस्टर किया जाता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जीआई टैग। देखिए, जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसे हम हिंदी में भौगोलिक संकेत भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी वस्तु, बहुत से इलाके ऐसे होते हैं, बहुत सी जगह हैं, कुछ राज्य हैं, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ देश हैं जो अपनी किसी एक पर्टिकुलर चीज में फेमस होते हैं बहुत ज्यादा। उन्हें जैसे फ्रांस है, फ्रांस में जो सेंट का व्यापार है, जो परफ्यूम्स का व्यापार है, वो बहुत फेमस है। ऐसे ही यूएस है, कुछ चीजें वहां की फेमस है। हर देश की कोई ना कोई चीज फेमस है। ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स का कुछ फेमस है तो कुछ का कुछ फेमस है। तो ऐसा होता है, उन चीजों को फेमस बनाने में, उनको ग्लोबली हम इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत सालों की मेहनत लगती है। कई साल उसमें जो है व्यक्ति काम करता है, कई कई पीढ़ियां काम करती हैं, तब जाकर वो चीज जो है वो ग्लोबल लेवल पर फेमस होती है। और यदि कोई व्यक्ति उससे घटिया क्वालिटी की चीज बनाकर उस जगह के नाम से बेचने लगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो असली उसका ओनर है, जो असली उस पर मेहनत कर रहा है, वो परेशान हो जाता है और उसकी जो वैल्यू है वो घटती है, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, दुनिया भर की चीजें होने लगती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए जीआई टैग को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे वो चीजें बचाई जाती हैं जो ग्लोबली व्यक्ति उसमें बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो फेमस है, तो उस पर्टिकुलर चीज को यूनिकनेस मिल जाती है कि नहीं, अगर ये चीज है तो ये इसी जगह की फेमस रहेगी और कोई भी व्यक्ति इस चीज पर कॉपीराइट नहीं कर सकता, इस चीज पर कोई भी व्यक्ति नहीं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। तो जीआई टैग का कंसेप्ट जो है वो वहां से आया। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे हमारे ही देश में आप ले लीजिए, बंगाल का रसगुल्ला है, या फिर यूपी में ही आप देख लीजिए कि रामपुर का चाकू है, या फिर मेरठ की कैंची है, या फिर मुरादाबाद का पीतल है। इनको बनाने में, इनकी जो स्पेशलिटी है उसको दिखाने में, इसको फेमस करने में बहुत सालों की मेहनत लगी है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है। और यदि कोई किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति, साउथ का या कहीं भी किसी अन्य राज्य का व्यक्ति, एक पीतल के बर्तन को ये बोलकर बेचने लगे कि ये पीतल का बर्तन मुरादाबाद से लाया हुआ है, मुरादाबाद का बनाया हुआ है, तो क्या होगा, उससे जो मुरादाबाद की जो असली पीतल की वैल्यू है वो घट जाती है। लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं, इधर नहीं होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए जीआई टैग जो है वो बनाया गया। इसमें क्या है, आप इससे बहुत सारे फायदे हैं। यदि हम किसी चीज को जीआई टैग देते हैं तो क्या होगा, अगर मुरादाबाद के बर्तन को जीआई टैग मिला है तो लोग मुरादाबाद के बर्तन को ही खरीदना चाहेंगे। तो मुरादाबाद के बर्तन को अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में या बहुत दूसरे राज्य में कहीं खरीदना चाहता है तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। और ये चीजें खाली कुछ पर्टिकुलर थिंग्स पर नहीं होती, ये बहुत सी खाने पीने की चीजों पर, एग्रीकल्चर पर, मतलब हर चीज में है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्यटन से भी रिलेटेड है। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है। खास करके कृषि में जब हम इस चीज को यूज कर लेते हैं, जीआई टैग आ जाता है, तो जो व्यक्ति, जो किसान है, वो उस चीज को लेकर मोटिवेट होता है। फेकिज्म बचता है, जो नकली चीजें बनती है मार्केट में, वो उनसे हमें छूट मिलती है, वो चीजों से हमें रियायत मिलती है। तो जो जीआई टैग है वो ओरिजिनल जो वस्तु है उसकी वैल्यू को कम नहीं होने देता। तो देखते हैं हम जीआई टैग इंडिया में कब आया, इंटरनेशनल लेवल पर कब आया, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्तर पर जो इसको इंट्रोड्यूस किया था वो किया गया था 1 जनवरी 1995 में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने एक जो एक्ट था जिसे ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है, ट्रिप्स, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उन्होंने ये एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया 1 जनवरी 1995 को, और वहां से इंटरनेशनल लेवल पर जो जीआई टैग का काम है वो शुरू हो गया। स्टार्ट किया था WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने।
संस्था जो एक्ट था उसका नाम क्या था, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो स्टार्ट किया गया फिर इंटरनेशनल लेवल पर। जो इंडिया है, इंडिया में ये आया है 1999 में। इंडिया में जो आया ये 1999 में आया। किस प्रकार से आया, देखिए इसके लिए एक्ट जो है वो इंडिया में बना। इंडिया में आया है 1999 में। इसके लिए एक एक्ट बना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ज्योग्राफिकल indications for goods, registration and protection। ये एक्ट जो है वो बना था, इंट्रोड्यूस मतलब बनाया गया था 1999 में, 1999 में, और ये जो लागू हुआ है वो हुआ है सितंबर 2003 में। भारत में ये जो एक्ट है सितंबर 2003 में हुआ। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को WTO ने एक ट्रिप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी जीआई टैग के लिए। उसी प्रकार भारत में ये जो एक्ट आया है 1999 में आया है और सितंबर 2003 में लागू हो गया है। एक्ट का नाम क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो है वो शुरू करा गया इंडिया में 2003 में। और जो सबसे पहला जीआई टैग है भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर्स में बहुत पूछा जाता है। जो पहला जीआई टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग चाय, सन 2004 में। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना, उसके नेक्स्ट ईयर ही 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जो है वो क्या मिल गया था, जीआई टैग मिल गया था। अब सवाल ये आता है कि जो जीआई टैग है वो कितने सालों के लिए है। जैसे दार्जिलिंग की चाय को मिला तो क्या ये जिंदगी भर के लिए रहेगा, नहीं, ये सिर्फ 10 साल के लिए मान्य होता है। जो जीआई टैग है सिर्फ 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। भारत में 10 सालों के बाद इसको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, दोबारा रिन्यू हो जाता है, फिर से वो 10 साल के लिए जो है मान्य हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी एक चीज और आती है कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो जीआई टैग को जो है वो जीआई टैग का जो रूल्स है, उसके जो नियम है उनको नहीं मानता और उसके बाद भी डुप्लीकेट चीजें बेचनी शुरू कर देता है, जो जीआई टैग वाली चीजें हैं उनकी, तो क्या होगा, देखिए मिनिमम जो है 6 महीने से उस पर केस किया जाता है। उसके द्वारा जो असली जो ओरिजिनल चीज है उसकी जो संस्था है, जो भी व्यक्ति उससे रिलेटेड है, कोई भी कंपनी या कोई भी चीज उससे रिलेटेड, तो उसके द्वारा केस किया जाता है और उस व्यक्ति को मिनिमम तो 6 महीने की सजा होती है और अधिकतम वो जो सजा है वो बढ़ाकर 3 साल भी की जा सकती है। तो 6 महीने की सजा होगी, 3 साल की सजा वो करी जा सकती है। इसके अलावा जो जुर्माना है वो भी लगता है। जुर्माना भी ऐसे ही है, मिनिमम है 50,000 रुपए और मैक्सिमम वो जुर्माना जो है वो 2 लाख रुपए तक जाता है। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति जीआई टैग के नियमों के विरुद्ध में आकर और डुप्लीकेट चीजें बनाकर उन्हें उस नाम से बेचनी शुरू कर दे तो उसके ऊपर केस किया जाएगा और केस करने के बाद उसको 6 से 3 साल की सजा होगी, 6 महीने से 3 साल, या फिर उस पर जुर्माना भी लगेगा, सजा भी होगी। 50,000 मिनिमम है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो ये सजा है, ये जीआई टैग है, किस प्रकार से बनाया गया है, क्या है। तो इंडिया पूरे इंडिया में जो जीआई टैग्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, स्टेट्स लेवल पर भी किए जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यूपी के जीआई टैग्स के बारे में आज, बाकी हम कभी और वीडियो बना देंगे, उस पर हम देखेंगे। तो जीआई टैग यूपी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक कितने प्रोडक्ट्स को मिला है, किस किस को मिला है, ताकि कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उस चीज को सोचें, और उसका ईयर तो पूछ लिया जाता है लेकिन ईयर बहुत कम आता है। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो चीज है इसको जीआई टैग मिला था किस स्टेट से या किस जिले से, किस जगह से रिलेटेड है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं आगे अपनी वीडियो में यूपी के जीआई टैग्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो देखिए मैंने ये लिस्ट बना ली है अभी तक यूपी में जितनी भी प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। अभी तक जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं यूपी के अंदर जिन्हें जीआई टैग मिला है वो है 27 जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तक उन्हें जीआई टैग मिला है। तो देखिए नंबर 1 पर जो प्रोडक्ट है, जो सबसे पहले हमारे यूपी के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है
वो है इलाहाबादी सुर्ख अमरूद। सुर्ख अमरूद मतलब रेड अमरूद। वहां का कोई गुलाबी या लाल अमरूद होगा जो फेमस है, तो वो कहाँ का है? प्रयागराज का, 2007 में। दूसरा लखनऊ चिकनकारी। लखनऊ का जो चिकन का काम है, जो एक चिकन का धागा होता है उससे रिलेटेड कोई काम होता है कपड़ों पर, वो लखनऊ का ही फेमस है। 2008 में उसको जीआई टैग मिला है। मलिहाबादी दशहरी आम। देखिए उस वहां पर मलिहाबाद में ना आम की एक पूरी बेल्ट है, मतलब इतनी आम की खेती होती है। वहां का जो आम फेमस है वो दशहरी आम फेमस है, और मलिहाबाद जो है वो है लखनऊ में, तो लखनऊ का ही है ये भी। 2009 में इसको जीआई टैग मिला है। अगला हमारा है बनारसी की जरी एवं साड़ी। बनारसी की जरी का काम और साड़ियां। बनारसी साड़ियां पूरी दुनिया में फेमस है, तो वाराणसी की है ये। 2009 में इन्हें टैग मिला है। अगला है भदोही हस्त निर्मित कालीन। भदोही के हाथों से बनाई हुई जो कालीन है वो फेमस है, ये है भदोही की, इसको मिला है 2010 में। आगरा की दरी, आगरा का है, आगरा का इसे मिला है 2012 में। आगरा का पेठा भी बहुत फेमस है, लेकिन आगरा के पेठे को अभी तक जीआई टैग नहीं मिल पाया है। अप्लाई है, वहां पर डाली हुई है एप्लीकेशन, लेकिन पेंडिंग में है, अभी तक आगरा के पेठे को जीआई टैग नहीं दिया गया है। फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंट, ये फर्रुखाबाद में 2012 में। तो ये हमारे अभी 7 हो गए, अभी हम और 20 बचे हैं, उन्हें देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा लखनऊ जरदोजी। लखनऊ का जरदोजी का काम जो है उसे भी जीआई टैग मिला है 2012 में, ये लखनऊ का ही है। बनारसी जरी एवं साड़ी। देखिए बनारसी जरी एवं साड़ी पीछे भी आया था, लेकिन वो साड़ियों का और जरी के काम का जो था वो टैग था, लेकिन फिर ऐसा हुआ होगा कि काम जो है वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार की साड़ी पर लोगो बनाकर इनका ये लोग बेचने लगे होंगे, तो उसके लोगो को भी फिर जीआई टैग दिया गया 2012 में। ये भी वाराणसी का ही है। काला नमक चावल। काला नमक चावल जो है वो पूरे यूपी के नाम से बिकता है, उसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर स्थान का नाम जो है उसके हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है, तो काला नमक चावल के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन बिकता ये यूपी के चावल के नाम से है। फिरोजाबाद का शीशा। देखिए चूड़ी नहीं है, शीशा है। फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस है, लेकिन चूड़ी पर जीआई टैग नहीं है, शीशे पर जीआई टैग है, 2013 में मिला। फिरोजाबाद से रिलेटेड है ये। अधिकतर की जगहों के नाम उनपे ही हैं। कन्नौज इत्र। कन्नौज में पुराने प्राचीन कुछ शैलियां हैं, प्राचीन तरीकों से इत्र जो है वो निकाला जाता है, तो कन्नौज का इत्र जो है वो फेमस है, 2013 में इसको मिला, कन्नौज का ही है। कानपुर में जिनसाजी, ये भी कानपुर का जीआई टैग है, इसको 2013 में मिला। और मुरादाबाद का धातु शिल्प। मुरादाबाद का पीतल नहीं, लेकिन मुरादाबाद का धातु शिल्प, उसको जीआई टैग दिया गया 2013 में। आगे देख लेते हैं, कुछ और बचे हैं हमारे। नंबर है सहारनपुर कास्ट शिल्प। कास्ट मतलब होता है लकड़ी, तो सहारनपुर की लकड़ी का काम सहारनपुर जिले का ही फेमस है, 2013 में मिला। मेरठ पोट्री, सॉरी ये पोट्री नहीं है, ये कैंची है, वो गलती से लिखा गया। मेरठ की कैंची। मेरठ की कैंची को मिला है 2014 में। जगह आपको पता है मेरठ। खुर्जा पोट्री। पोट्री होती है जो बर्तन होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, तो खुर्जा पोट्री को 2014 में। बनारस की गुलाबी मीनाकारी। मीनाकारी जो है कई प्रकार की है, कलर्स में होती है। उदयपुर साइड में जहाँ जयपुर है वहां की एक नीले कलर की ब्लू मीनाकारी फेमस है। बनारस की गुलाबी मीनाकारी फेमस है, तो गुलाबी मीनाकारी को मिला 2014 में। मिर्जापुर की दरी। ये दरी भी हैंडमेड होती है, हस्त निर्मित होती है, इसको 2014 में मिला। बनारस के खिलौने। बनारस के खिलौनों को भी 2014 में मिला। निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन। निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन, ये भी 2015 में। बासमती चावल, इसका कोई स्थान नहीं है, ये पूरे यूपी के नाम से ही बिकता है, जैसे काला नमक चावल बिक रहा था, तो ये 2015 में। अभी बचे हैं हमारे 5 और बचे हैं, उन्हें और देख लेते हैं हम। हमारा अगला है बनारसी धातु शिल्प। ये जैसे मुरादाबाद धातु शिल्प था, ऐसे ही बनारसी धातु शिल्प है, इसको मिला है 2016 में। बनारस कांच के मोती 2016 में। गाजियाबाद वॉल्ट सैंडलिंग, ये गाजियाबाद से रिलेटेड है, 2017 में। बनारस सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क। देखिए सॉफ्ट स्टोन जरी का वर्क है, उसमें सॉफ्ट स्टोन मतलब एक पत्थर का जो काम है वो किया जाता है, 2017 में। और चुनार बलुआ पत्थर 2018 में। सबसे रिसेंट जो अभी मिला है लेटेस्ट वो है चुनार का बलुआ पत्थर, 2018 में मिला है इसको जीआई टैग। तो देखिए ये हमारी यूपी के जीआई टैग्स की लिस्ट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर यूपी में ही आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ से रिलेटेड है, तो आपने देखा होगा बनारस के नाम बहुत ज्यादा आए, तो वाराणसी जिले को अभी तक सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो यूपी में मिले हुए हैं। ये जीआई टैग का टॉपिक जो है वो हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
और इसके साथ साथ एक वीडियो हम और निकालने वाले हैं जिसमें हम यूपीपीएससी बीईओ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से देखें क्योंकि बीईओ का एग्जाम जो है वो आगे अभी एक्सटेंड हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। तो अभी उसका पता नहीं है कब होगा, फिक्स डेट ऐसी कोई नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से सारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, सबको पता है। तो हम बीईओ के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो भी निकालेंगे, तो आप उसको जरूर ध्यान से देखें। और बाकी इस चैनल की जितनी वीडियोस हैं हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।